तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल स्टडी फास्ट चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 का, जो कि जान रहे हैं हम लोग के जैक बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम फरवरी में होने वाला है 2024 में, जो कि उस समय बहुत ही कम है। तो मैं इसके लिए क्या किया हूँ कि स्टडी फास्ट नाम का एक चैनल खोला हूँ इसी चैनल पर। ओके, तो इस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा हर दिन। अभी जो 1 महीना का टाइम है, इस 1 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको मेरे जितने भी वीडियो है उसको आपको रेगुलर देखना है। ओके, आपको देखना नहीं है, सिर्फ समझना है उसको। अगर आप रनिंग भी कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉकिंग भी कर रहे हैं, तो उसको सुनना है। सुनने से आपको याद हो जाएगा। तो मैं इसमें जितना भी इस चैप्टर का भूगोल का पहला चैप्टर है भारत संसाधन तथा उसका विकास, जो है चैप्टर का नाम है, इसका जितना भी MCQ है, अगर आप इसको अच्छा से समझ लेते हैं MCQ, तो आपका बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन जो है, इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका सब्जेक्टिव आंसर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, इसलिए क्या करना, आपको सुनना है ध्यान से। ओके, और इसके बाद आप मिलाते रहिए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब जितना भी इस चैप्टर का होगा क्वेश्चन, उसको सब भी क्वेश्चन बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, संभाव्य संस्कृति रूप से मान्य है, उसको क्या बोलते हैं, संसाधनों कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इसका आंसर होगा सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होता है 2 होता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन है, इनमें से हमको चूज करना है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा का है जैव संसाधन, चौथा है संभावित संसाधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन होता है, यहाँ पर दिया गया है, एक होता है जैव, एक होता है अजैव। ओके, आगे आपको पता चलेगा। अब जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब इसके बाद करेंगे, तो इसके बाद आपको अच्छी तरह से पता चलेगा, या तो फिर इसमें में जितना भी क्वेश्चन है उसमें आपको मिल ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्या है कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा होता है, अभी पिछले स्किप में बताया था मैंने, एक होता है जैव, एक होता है अजैव। तो किसके आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आपके घर में दूध देने वाली एक गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं, जैव, अजैव, राष्ट्रीय, सामुदायिक। ये आपका होगा जैव संसाधन होगा। जैव मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जीवन होता है उसको बोलते हैं जैव संसाधन, और अजैव मतलब निर्जीव, उसको बोलते हैं अजैव संसाधन। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, वनस्पति, चट्टानें, खनिज, धातु, इसमें कौन अजैव संसाधन नहीं है जिसमें जान होगा। देखिए तीनों नेचुरल है, बाकी क्या है, नेचुरल नहीं है, इसमें जान है, उसको बोलते हैं जैव संसाधन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, भूमि, भवन, जल, खनिज। प्राकृतिक संसाधन इसमें से कौन नहीं है, तो भवन आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि देखिए भवन जो है मनुष्य ने बनाया है, जल तो नेचुरल है, खनिज भी नेचुरल है, भूमि भी नेचुरल है। ओके, नेचुरल मतलब प्राकृतिक है। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, भवन, रेलगाड़ी, रेल लाइन, पेड़ पौधे और स्कूल कॉलेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधे। क्योंकि मानवकृत संसाधन नहीं है, तो मतलब मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है। कृत मतलब करना, मानव के द्वारा कोई काम। देखिए भवन तो आदमी ने बनाया है कोई भी, और रेल लाइन भी बनाया है, स्कूल कॉलेज बनाया है, लेकिन पेड़ पौधा नहीं बनाया है, इसलिए मानवकृत संसाधन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, समाप्तियाँ के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्तियाँ के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, आगे पढ़ते हैं। देखिए समाप्तियाँ के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ओके, देखिए यहाँ पर सवाल है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है, कौन सा है। नवीकरणीय योग्य संसाधन पहले समझिए क्या होता है कि जिसको
एक बार उपयोग करने के बाद उसको बार बार उपयोग कर सकते हो, उसको बोलते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। लेकिन जिसको बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता उससे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पर सवाल है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन है? पवन ऊर्जा, वन, जल, उपयुक्त सभी। तो पवन भी है, वन भी है और जल भी है, तीनों है, मतलब इसको बार बार यूज किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 होगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः प्रतियोगी संसाधन, मानवकृत संसाधन और चक्रीय और अजेय। ज्वारीय ऊर्जा एक जो है पुनः प्रतियोगी संसाधन है। कैसा संसाधन है? पुनः प्रतियोगी। नेक्स्ट सवाल, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? मानवकृत, पुनः प्रतियोग, नवीकरणीय, जो है पुनः प्रतियोग नवीकरणीय योग संसाधन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अनवीकरणीय और चक्रीय। तो सौर ऊर्जा का हम लोग 12 उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पुनः प्रतियोग या नवीकरणीय संसाधन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नवीकरणीय योग संसाधन का एक उदाहरण है सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप मुझे इसका कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन के एक उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, उपयुक्त सभी। देखिए, कोयला जो है नवीकरणीय युक्त संसाधन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका 12 उपयोग नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमिगत जल होगा। क्यों? देखिए, कोयला का हम लोग एक बार उपयोग करेंगे तो इसको समाप्त होने के बाद इसको बनने में लाखों साल, हजारों साल लगता है। पेट्रोल भी इसी तरह से है। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? भूमिगत जल जो है इसको जितनी बार चाहे उतने बार उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, कोयला, गैस, ज्वारीय ऊर्जा। कौन से संसाधन जो है नवीकरणीय है, मतलब जिसको 12 उपयोग किया जा सकता है? खनिज तेल को कर सकते हैं क्या? नहीं, खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको बनने में समय लगेगा। कोयला का भी, गैस का भी, ज्वारीय ऊर्जा का भी। लेकिन यहाँ पर कौन से नहीं होगा पूछ रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो कोई तो होगा चारों में से, कौन सा होगा? गैस का उपयोग कर सकते हैं क्या बार बार? बताइए जरा। नहीं, देखिए, हम लोग ज्वारीय ऊर्जा जो है इसको 12 उपयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय योग संसाधन है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है, नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। नवीकरणीय योग मतलब कि जिसको बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि नवीकरणीय योग संसाधन नहीं, मतलब जिसको 12 उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा इसमें उदाहरण है? इसमें देखिए, जीवाश्म जो है इसको एक बार यूज करेंगे फिर समाप्त हो जाएगा, इसको नहीं बनाया जा सकता है। ओके, सौर ऊर्जा जो है इसको जितनी बार चाहे उसको ले सकते हैं, जिससे अभी आज है धूप होगा तो कल भी ले सकते हैं। पवन ऊर्जा का भी और जल का भी, लेकिन इसका जो है इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा, कोयला। तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो जल संसाधन है क्या? नहीं। पवन, सौर ऊर्जा, कोयला। कोयला जो है क्या नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। सही बात है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, लो एस किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय योग। लो एस अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय योग संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय योग संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग संसाधन है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। तो कोयला का भंडार निश्चित है। ओके, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो जलीय ऊर्जा सीमित नहीं है,
पवन ऊर्जा भी सीमित नहीं है, सौर ऊर्जा भी सीमित नहीं है, लेकिन खनिज तेल सीमित है, एक निश्चित है कि इतना ही है, लिमिटेड है, और वो ख़त्म हो गया तो उसको बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए उसका उपयोग भी कम करना चाहिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग संसाधन को 3 भागों में बांट लिए यहाँ पर। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर बांट लिए 2, ओके। अभी समाप्ति के आधार पर भी 2 हो गया, और यहाँ पर हो गया स्वामित्व के आधार पर 4। कितना हो गया? 2 2 4 ऐसे भी हो रहा है, तो 4 ऐसे जोड़ लेना, 4 4 8 ऐसे संसाधन हो गए प्रकार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? सामुदायिक, व्यक्तिगत, नवीकरणीय, संचित। सामुदायिक में हो गया। हम लोग जहाँ मन वहाँ पिकनिक मना सकते हैं, जो कि 1 जनवरी को हम लोग मनाए होंगे, ओके। नेक्स्ट प्रश्न करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? देखिए, चरगाहा, विद्यालय भवन, कृषि भूमि, शमशान। ये देखिए, चरगाहा जो होता है सभी कोई चरा सकता है अपना गाय को, इस तरह से भवन में भी जा सकता है, विद्यालय भवन में, शमशान में जा। लेकिन कृषि भूमि किसी का खास होगा, अगर किसी व्यक्ति का है तो उसी का होगा, ओके। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, घर आपका नहीं हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति का हो सकता है, उसमें सभी को नहीं जा सकता, उसका जो उसका मालिक होगा वही उसका रहेगा, ओके। सड़कें और नहरें किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका राष्ट्रीय संसाधन होगा, ऑप्शन नंबर 3, ओके। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संसाधन कौन है? शमशान, चारण भूमि, बाग, जल संसाधन। इसमें से राष्ट्रीय संसाधन कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4, जल संसाधन, जो कि राष्ट्रीय संसाधन है, सभी जगह उपलब्ध है, इसका यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 22.2 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन का अधिकार नहीं है? तो इसका देखिए, फर्स्ट है 100 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद, थर्ड है 200 किलोमीटर के बाद, और चौथा है 180 किलोमीटर के बाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर के बाद, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, तट रेखा में से कितनी दूरी का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 मीटर मील के बाद, कितना? 200 मीटर के मील के बाद, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो ज्ञात आपका संसाधन का वर्ग क्या नहीं है? ज्ञात अज्ञात, इसमें कोई सुस्पष्ट नहीं मिलता है। बांधों में जल और वन किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? भंडार, संचित, संभावित, विकसित। बांध जो होता है जल, बांधों में जो जल होता है, वन होता है, किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो आपका होगा 3rd ऑप्शन, सॉरी संचित होगा। कौन सा होगा? संचित ऑप्शन नंबर 2 होगा, मतलब संचित है, सीमित है, ओके। नेक्स्ट, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है, उसे कौन सा संसाधन बोलेंगे? उसको बोलते हैं संभावित संसाधन बोलते हैं। कौन सा संसाधन? संभावित संसाधन, ओके। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या है? ध्यान से समझिए इसे क्वेश्चन को। मिट्टी के निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रतिदान, ग्रेजुएशन, अपक्षय, कटाव। तो मिट्टी का जो निर्माण होता है वो होता है अपक्षय विधि से। अपक्षय विधि क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ओके। मतलब किसी चीज़ का कटना, मिट्टी कटाव होता है थोड़ा थोड़ा, इससे मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे होता है आपको इसके लिए बुक पढ़ना होगा, लेकिन इससे उतना कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है? मतलब 1 वर्ष के लिए भूमि इतना छोड़ देते हैं,
इसमें हम खेती नहीं करेंगे एक साल ना, तो इस भूमि को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि, कि मैं जब चाहूँगा इसको कर दूंगा, लेकिन अभी एक साल के लिए छोड़ देता हूँ। ओके, समझे ये बात। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा आर्थिक विकास क्या कहलाता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, उसे क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो इसका हुआ था 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो ब्राजील में किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो 170 देश हुए थे। ओके, आप इस क्वेश्चन को सबको मिलान करते रहिए, या तो फिर आप मॉर्निंग में टहल रहे हैं तो इसको सुनिए ध्यान से। ओके, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, मतलब तीसरी बार पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसका फर्स्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, ये शब्द किसने कहे थे, क्या कहे थे, कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये बात कही थी बापूजी, मतलब महात्मा गांधी ने कहा था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 25% होगा। स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक की लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा, सुमेसर ने किया था भाई साहब, समझो इसको। किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी, मतलब कौन सा ऐसा कमीशन था, नियम था, जिसके आधार पर सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा थर्ड, मतलब ब्रुंडलैंड कमीशन के थ्रू। ओके, ब्रुंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे देश की। कौन सा, नॉर्वे देश है, वहाँ उसकी रह चुकी है। ब्रुंडलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी, 1978 में, 1978 में, 1987 में, 1992 में, ऑप्शन नंबर डी है 1998 में। इसका राइट आंसर होगा 1987 में, 1987 में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, उम्मीद है मुझे कि आपको ये बातें सबको समझ में आ रही होगी। ओके, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा, 1978, 1958, 1968, 1988 में। देखिए इसका राइट आंसर होगा 1968 में। उसी समय क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों का मतलब उपयोग कैसे करना है इसके बारे में डिस्कशन किया, बताया लोगों को। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, कृषि योग्य भूमि बोलते हैं, सिंपल सी बात है, कृषि योग्य भूमि बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है, काली लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, सिंपल से है, जलोढ़ मिट्टी है, भारत के उत्तरी क्षेत्र ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मृदा भारत की सबसे विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है, लेटराइट मृदा या मिट्टी जिसको बोलते हैं, काली मृदा और जलोढ़ मृदा और लाल और पीली मृदा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जलोढ़ मृदा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूर्वी तट के डेल्टाओं पर। डेल्टा क्या होता है, आपको डेल्टा समझना है तो नदी जो होता है जहाँ पर मिलता है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं, या इस तरह से इधर का भी नदी इधर का भी नदी, कहीं से भी नदी आएगा तो यहाँ पर मिलेगा उसको डेल्टा बोलेंगे।
ये बात आपको क्लास 7 में है, क्लास 7 का जियोग्राफी में आप पढ़ सकते हैं, क्लास 7-8 में। ओके, आप पढ़े भी होंगे, जान रहे होंगे सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। ओके, ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानकारी के लिए रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मृदा से बना है? काली मृदा, लेटराइट, जलोढ़ मृदा, पीली मृदा, पीली मिट्टी। ओके, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार है, तो पुराना जलोढ़ को बोलते हैं बांगर और नया जलोढ़ को बोलते हैं खादर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट, बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार है? बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। दोनों इसी का रूप है, दोनों इसी का रूप है। जलोढ़ मिट्टी का 2 रूप है, कौन कौन सा? बांगर और खादर। बांगर मतलब क्या है? पुराना मिट्टी, और सॉरी, बांगर मतलब पुराना जलोढ़, और नया जलोढ़ जिसको बोलते हैं खादर बोलते हैं। समझ आई बात? ओके, नेक्स्ट, किस मृदा में कंकर ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो इसमें आपका बांगर मिट्टी होगा। कौन सा? बांगर में आपका कंकर ज़्यादा पाया जाता है, छोटा छोटा जो होता है ना गिट्टी, उसको बोलते हैं बांगर। गेहूँ, गन्ने, चावल और दलहन फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? इसके लिए सिंपल सा अच्छा मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है? रेगर मतलब क्या होता है? रेगर मतलब यहाँ समझे, वो काली मिट्टी, उसको बोलते हैं काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगर मृदा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाती है? तो काली मिट्टी, बार बार रिपीटेड हो रहा है, रेगर को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम जानते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त समझी जाती है? काली मिट्टी, काली मृदा, ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा बेस्ट सॉइल है। ओके, ढक्कन के पठार के क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है बच्चों। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पर क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। बात सिंपल है। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? हाँ, तो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। देखो, ऑप्शन नंबर डी होगा। राजस्थान में क्या पाया जाता है? रेत, बालू, जिसको बालू बोलते हैं। ओके, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? बहुत सवाल सही है, सवाल भी अच्छा है कि किस राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या, यहाँ पर देखो इसी राज्य, इतने देखो महाराष्ट्र है एग्जाम्पल, इसमें महाराष्ट्र होगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, नेक्स्ट, लाल मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? हमको भी नहीं पता, खोजते हैं इसमें। तो ढक्कन के पठार पूर्वी दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, लाल मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ढक्कन के पठार और पूर्वी दक्षिणी भाग में पाया जाता है। सिंपल सी बात है। लाल मिट्टी का रंग लाल होने की क्या कारण है? देखो भाई, लाल मिट्टी ना आग्नेय और केंद्रीय चट्टानों के लोहे के प्रसार के कारण होता है लाल मिट्टी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा लोह धातु की अधिकता होती है? तो आपका हुआ लाल मिट्टी में। ओके, कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? तो सिंपल सा बात है, मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय क्या? मरुस्थलीय मिट्टी जिसको बोलते हैं रेत बोलते हैं। इस तरह से रेत से समझिए, रेतीली। ओके, रेत मतलब बाल। ओके, नेक्स्ट है, लेटराइट मृदा इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। लेटराइट मृदा जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों में पाया जाता है। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो वहाँ पर तो कृषि ज़्यादा है लेकिन खनिज कम है। क्या चीज़ कम है? खनिज भाई कम है। तो कहाँ पर ज़्यादा है? नेक्स्ट प्रश्न में जानेंगे कहाँ पर ज़्यादा है। हम लोग जानते हैं जहाँ पर हम लोग हैं, जिस राज्य में है उसी में ज़्यादा क्या है? खनिज है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न इसका ये है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो वहाँ पर जल संसाधन की बहुत ही ज़्यादा कमी है।
तो वहाँ पर जाना, तो जल के आपूर्ति शायद वहाँ पर कम है, अभी हो गया होगा व्यवस्था। ओके, झारखंड में किस जमीन का अधिकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, झारखंड में खनिज ज़्यादा है बच्चों। हम लोग का जो राज्य है झारखंड, उसमें खनिज ज़्यादा है। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, तो संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं मुख्य रूप से। समझ में ये बात, मतलब 3 रूप से इसको बंटवारा किया जा सकता है संसाधन को। भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है, मैदानों के रूप में पाया जाता है 43%, या ओके, राइट आंसर थर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रों में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है, कितने प्रतिशत जो है पठारी क्षेत्र है, तो हम लोग कितने परसेंट, हम लोग जानते हैं कि 43% क्या है, मैदान भाग है। 30% क्या होगा, इसका 27% क्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग समझते हैं, एक सर्कल बनाइए और इसको इस तरह से बांट दीजिए ना, या तो फिर इसको इस तरह से बांट सकते हैं। इतना जो हो गया आपका, मान लीजिए 43%, मैक्सिमम मान लीजिए 43%, तो इतना होगा आपका। और 50 जब इतना होगा तो इसका इतना होगा। ओके, तो इतना कर देते हैं, तो इतना जो होगा आपका, ये हो गया 43%। इसको याद करने के लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ये हो गया आपका 43%। ओके, और ये हो गया आपका 27 कम है, और ये हो गया आपका कितना बच गया 30। तो 30% जो आपका हो गया भूमि, कौन सा भूमि हो गया, तो मैदानी पठारी भाग हो गया। ओके, पठारी भाग, और जो 27 हो गया पर्वतीय भाग हो गया, जहाँ पर 30% में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और 43% जो हो गया आपका कृषि और भूमि हो गया, मैदान जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, इसका मैं आंसर बता दूँ कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है, तो 30%। कितना होगा, सॉरी इसका होगा 27% होगा। और कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग है भाई, तो इसका है 30% है, समझिए इसको। ओके, भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि भारी क्षरण आया है, भूमि का क्षरण बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो पहला है गुजरात, दूसरा का है झारखंड, केरल, उत्तरांचल। इसका राइट आंसर होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण के क्या कारण है, तो वहाँ पर क्या कारण है, अधिक सिंचाई होता है। पंजाब और हरियाणा में खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, वहाँ पर जाना तो ध्यान से देखना, हर एक जगह आपको खेती अधिक मात्रा में मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, घन खेती, अधिक सिंचाई, उन्मूलन, पशुचारण। इसका राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई, पंजाब में अधिक सिंचाई होता है, खेती होता है। नेक्स्ट, मिट्टी की कटाव और उसको बहाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मिट्टी की कटाव और उसको बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन बोलते हैं। कौन सा, तो मृदा अपरदन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है, सोपनी मतलब क्या, इस तरह से सीढ़ी बना दो, इस तरह से सीढ़ीदार, वो होता है उत्तरांचल में होता है, सॉरी उत्तराखंड में होता है, जिसे बोलते हैं अथी कॉफ़ी जब होता है ना, कॉफ़ी का खेती इसी से किया जाता है, इसी के माध्यम से किया जाता है। ओके, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, जल, वायु, हिम, वन। तो मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, तो वन जो है, वन लगाने से थोड़ा ना मृदा अपरदन होता है, इसलिए राइट आंसर होगा 4। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है, मधुमक्खी पालन से भूमि निम्नीकरण नहीं होगा। ओके, देखिए एमसीक्यू आपका इस चैप्टर का समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा सब्जेक्टिव ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस चैनल पर आपको 20 इस वीडियो पर 20 लाइक्स आना चाहिए, और 20 लाइक्स आ जाते हैं तभी मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूँगा। ओके, और इस वीडियो पर 10 सब्सक्राइबर आएगा तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।